चलिए दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 19 आज मैंने मिक्स रखा है ऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन को लेके। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द ग्रेटर इज डैश। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बच्चों को ये बहुत कंफ्यूज करता होगा। सिर्फ इतना याद रखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन, वो खुद का रिडक्शन करे, बाकी मत याद रखो नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। सामने का ऑक्सीडेशन करे। और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब हुआ सेल्फ ऑक्सीडेशन। बस इतना याद रखो इसे। अब पूछा क्या है इन लोगों ने, इन्हें हमें पूछा है कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद का रिडक्शन करेगा। तो अगर वो खुद स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब वो स्ट्रांगली खुद का रिडक्शन करेगा। और स्ट्रांगली खुद का रिडक्शन कब करेगा? जब उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी उसकी क्या होगी? ग्रेटर, तभी वो खुद का स्ट्रांगली रिडक्शन कर पाएगा। ओके। विच एलिमेंट डज नॉट अकर इन नेचर एलिमेंट स्टेट, मतलब जैसे गोल्ड गोल्ड के फॉर्म में ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, उस तरह पूछ रहे हैं। तो पोटेशियम ये रहा गोल्ड, सिल्वर, इरिडियम। अब देखिए, आपको पता होगा सिल्वर और गोल्ड जो है वो नोबल है ना, वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये है ना पोटेशियम, कहाँ है? ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये ब्लॉक मैंने है ना सोचा है इसके बाद वाला लेक्चर या तो उसके बाद वाला लेक्चर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स को याद रखें, क्योंकि इसके बगैर आपका कोई होगा नहीं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव मतलब जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन करेंगे। तो क्या होगा? पोटेशियम, जो नेचुरल फॉर्म में नहीं रहेंगे, जल्दी से किसी न किसी के साथ से रिएक्ट कर देंगे। और पूछा है नॉट अकर इन नेचुरल एलिमेंट स्टेट, मतलब खुद का सेसेस गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, ये भी स्टेबल है। पर सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसके अंदर? पोटेशियम। द स्लैग कंटेनिंग CaO इज। अब स्लैग आपको शायद पता होगा, मुझे याद नहीं है कि अब आपको है या नहीं। स्लैग दो तरीके से निकाले जाते हैं। एक तो आयरन एक्सट्रैक्शन के अंदर आता है, कभी आपने पढ़ा हो तो। हमें तो ये पूछा है कि जो CaO है वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या तो कंटेन्स मोल्टेन मेटल। अब देखो, आपको क्या देखना है कि CaO मतलब ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। क्या है? मेटल ऑक्साइड। अब जितने भी मेटल ऑक्साइड्स है, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स है, अब वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तब ऑलवेज हमें क्या करेंगे? सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन देंगे। मतलब इसके पास नेचर कौन सा होगा? बेसिक। तो जो मेटल ऑक्साइड है वो सब के सब क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। जैसे कि मैं अगर सोडियम ऑक्साइड की बात करूँ, Na2O, आप इसको वाटर में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? NaOH। ओके, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड आयन कन्वर्ट करवाएगा। उसी तरह कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करके CaOH ट्वाइस फॉर्म करेगा। इसका मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स है वो वाटर के साथ हमें बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। उसी तरह नॉन मेटल जो है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है, वो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड फॉर्म करेंगे H+। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, गुड रिड्यूसिंग एजेंट इसका मतलब वो किसी को जल्दी से रिड्यूस करेगा, है ना।
अब किसी को जल्दी से रिड्यूस करे गए, उसके अंदर बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपने पढ़ा होगा। एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। फिर मेटल्स लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल विथ H2, ओके, SnCl2 विथ HCl, FeCl2 या FeCl3 विथ HCl। तो ये सब है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को जल्दी से रिड्यूस करेगा। हाइड्रोजन देने के बाद हम बात कर रहे हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इन KMnO4 द कलर इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो KMnO4 जो है, इस KMnO4 के अंदर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है +7। अब जो Mn है, Mn Z इज इक्वल टू 25, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गॉन 4s2 3d5। अब जब ये प्लस KMnO4 है, मतलब ये Mn+7 है, और +7 का मतलब हुआ कि ये 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 4s में से और 2 3d, 5 3d में से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d0 4s0। थ्री डी 4s0, ओके। अब क्या होगा, ये ऑक्साइड लिगांड के साथ अटैच है, तो ऑक्साइड लिगांड क्या करेंगे, एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड और एक यहाँ बॉन्ड। तो मतलब ये हमें क्या देंगे, ये हमें D3s हाइब्रिडाइजेशन देंगे। ये थोड़ा अजीब है इसका। अब कलर कंपाउंड, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलर कंपाउंड क्यों देते हैं, तो आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं उसके अंदर डी ट्रांजिशंस होती है। डी ट्रांजिशन मतलब क्या, लोअर एनर्जी कंटेनिंग डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर में शिफ्ट करता है, तब वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उतनी ही रिलीज करेगा विजिबल लाइट में से, और इसीलिए हमें कलर कंपाउंड देता है। अब इसके अंदर तो डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑक्साइड के है, बाकी तो ये वैकेंट है, खाली है, ये तो लिगेंड ने डोनेट किया है, तो इसके अंदर डी ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है। ये एक आंसर इसका रॉन्ग है। पर इसके अंदर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर जो है, बराबर, ये पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर दिखता है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आपने कहीं पर सुना हो, तो वो क्या करेगा कि वो इस तरीके की ट्रांजिशन दिखाता है। तो ये इसके अंदर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, डी ट्रांजिशन इसमें अवेलेबल नहीं है। हाँ, दूसरा ये भी है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन, वो भी कभी मैं करवा दूंगा। बट अभी तो क्लियर है कि डी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डी ट्रांजिशन नहीं होगी। पर लिगेंड जो है उसका मेटल के अंदर चार्ज ट्रांसफ़र होना, इसके अंदर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ये वाली एक थियरी पूरी अलग आती है, पर अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया ना, डी खाली है, डी ट्रांजिशन है नहीं। बाकी मोस्ट ऑफ में डी ट्रांजिशन है, मोस्ट ऑफ में। द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज डैश। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों लगा मुझे, ये वर्ड के कारण मुझे अच्छा लगा, कंपोनेंट वर्ड यूज़ किया है। अब देखो कंपोनेंट मतलब इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल है। अब आप देखो 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है, तो CH3COOH इन H2O, और वो 0.1 नॉर्मल है। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट मतलब कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो 2 अवेलेबल है, 2। एक है इसके अंदर खुद एसिटिक एसिड CH3COOH, और दूसरा इसका कंपोनेंट मतलब पार्ट है वो क्या है, वाटर। कई लोगों ने इसका आंसर मेरे बोलने से पहले ये भी सोचा होगा कि एसिटिक एसिड आयोनाइजेशन होता है तो 2 पार्टिकल रिलीज हो गए, 2 पार्टिकल से 2 में शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आप बोल दोगे 2, पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी या नॉलेज होगी वो रॉन्ग होगी।
अगर पार्टिकल पूछा होता ना, पार्टिकल्स, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो आपने सोचा वो दो तरीके से आ सकते थे, पर यहाँ कंपोनेंट पूछा है, मतलब कितने फेस है। ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉल्वेंट और दो सॉल्यूट, तो वहाँ तीन कंपोनेंट हुए, इस हिसाब से पूछा है। हालांकि ये थोड़ा चक्कराने वाला क्वेश्चन है। The elements has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो इसके पास कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्वेश्चन आता रह गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? अब देखिए, इसके अंदर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 3s2, 3p2। और अगर आप इसकी z के बारे में सोचो, z, तो 2 + 2 4 + 6 10 12 14, z इज इक्वल टू 14, मतलब ये सिलिकॉन सजेस्ट कर रहा है। ओके, अब जनरली हम ये ऐसा सोचा है कि अगर आउटर शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, +1 +2 +3। आउटर शेल के अंदर 5 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो रिस्पेक्टिवली 3 2 और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। पर 4 जो है ना, वो शेयरिंग करता है। 4 क्या करेगा? शेयरिंग। तो वो 4 प्लस में भी जा सकता है और 4 माइनस में भी जा सकता है। और यहाँ दुविधा ये है कि इन्होंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, आप आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते। तो अब आंसर इसका क्या रखे? -4 +4, है ना? ये आपके लिए दुविधा की घड़ी है। पर आपको एक बात बता दूं कि सिलिकॉन जो है ना, वो कार्बन से भी नीचे है। ओके, और इस तरह जाएंगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी इसका मतलब ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि इन्होंने किस तरह इसको जस्टिफाई किया था। बाकी आप जैसा सोच रहे हो मैं भी आपके साथ हूँ कि इसका आंसर इन्होंने दिया था +4। वो रीज़न ये दिया था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, लूज करेगा, इसीलिए +4 से साथ गए। हालांकि -4 के साथ भी जा सकते हैं, पर इन्होंने क्या सोचा कि ये जिसके साथ अटैच होगा, जनरली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सामने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। जैसे कि हमें सिलिकॉन की SiO4 2- या तो 4-, ये मुझे पक्का नहीं याद, पर SiO4 है, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसीलिए इन्होंने +4 आंसर दिया था। हालांकि मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि ये तो सर गलत हो गया, पर नहीं, गलत भी नहीं है, वो लोग भी सही है। रीज़न ये है कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है कि ये आर्गुमेंट दे सकते हो कि मोस्ट ऑफ इसके साथ जो अटैच होगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। ये भी शायद मैंने पढ़ा दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के अंदर। द लैटिस एनर्जी इज मेजर्ड ऑफ, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी है क्या। अब देखो, क्रिस्टल कंपाउंड जैसे कि NaCl, NaCl एक क्रिस्टल कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को आप जानते हो कि ये कंपाउंड आयोनिक है और सॉलिड है, और ये दोनों एक दूसरे से अटैच क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर Na+ एंड Cl- आयन अटैच है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। अब लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? तो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, इतनी कम से कम एनर्जी की रिक्वायर्ड कि जैसे हम इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को ज़ीरो कर दे, मतलब इन दोनों को इतना दूर ले जाओ कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाए, और वो भी किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो इन अ गैसियस स्टेट required to energy to separate cation and anion at infinite distance। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे कहा जाता है लैटिस एंथैल्पी। अगर इस तरह हम सोचे लैटिस एंथैल्पी, तो आप एक चीज़ सोचो कि हमें क्या देखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड,
जितनी आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ही गैसियस फॉर्म में उसे एक दूसरे से सेपरेट करना मुश्किल होगा। मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है ज़्यादा। ये तो बकवास है। स्ट्रेंथ मेटालिक बॉन्ड, नो, मेटालिक बॉन्ड नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। नंबर ऑफ आयंस क्रिस्टल्स नहीं। लेटिस एनर्जी किस तरह मेज़र की जाती है, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को, मतलब आयोनिक कंपाउंड के दोनों आयन को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आपको मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे कहा जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड हमें मेज़र करके देगा। कैसे? तो आप सोचो कि किसी की लेटिस एंथैल्पी है तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा है, मतलब आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। किसी की लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एनर्जी की वैल्यू कम है, मतलब जल्दी से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड वीकनेस है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमें बताएगा ये। ओके, कंपेयर विथ आयोनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब देखो, आयोनिक कंपाउंड मतलब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आयंस अवेलेबल है उसे कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड मतलब जिसके पास हम ये कहेंगे कि कोई इतना चार्ज नहीं है, मतलब हम कहना चाहते हैं कि इसके अंदर है आयोनिक बॉन्ड और इसके अंदर है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, कंपेयर्ड विथ आयोनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, are brittle, have a lower melting point, harder, have a lower melting point। अब देखो, आप भी जानते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे मेल्ट करना इतना आसान नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बहुत कम होती है कंपेयर टू आयोनिक, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। तो कंपेयर्ड विथ आयोनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो जल्दी मेल्ट हो गए। अब देखना NaCl, आप घर पर NaCl किसी वेसल के अंदर लेके हीट करो, मेल्ट नहीं होगा, आयोनिक कंपाउंड है। पर कोई कोवेलेंट कंपाउंड ले लो जैसे कि वैक्स, है ना, तो तुरंत मेल्ट हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है। द जिंक टू कंपाउंड आर जनरली ग्रीन, येलो, रेड और वाइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जिंक टू, तो देखो Zn जो है, इस Zn की एटॉमिक नंबर है 30 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गॉन 4s2 3d10। मैंने कहा ना कि ये लेक्चर या तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको एलिमेंट्स का नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ट्रांजिशन मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, भरते हैं, तब पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s में और उसके बाद 3d में एंटर होना शुरू होता है। बट जब ये आयन में कन्वर्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब इलेक्ट्रॉन मोस्ट आउटर शेल, अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, तो सबसे बाहर वाली ऑर्बिटल कौन सी हुई, 4s सबसे बाहर वाली हुई ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करे तब पहले 4s में से निकाले और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आर्गॉन 3d10 4s0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ये लोग आयोन कलर कंपाउंड देते हैं। तो ये जो कलर देते हैं वो किस तरह कलर देते हैं, उसका कलर कैसे देते हैं, तो कलर वो इसलिए देते हैं कि D to D ट्रांजिशन होती है, D to D ट्रांजिशन होती है, मतलब लोअर D इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर D एनर्जी में जंप करेगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर कि जब Zn+2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, मतलब 3D कंप्लीटली फिल्ड है ना, पूरी भरी हुई है। तो जंप ही कैसे कर पाएगा, आप ये सोचो, मैं आपको समझाऊँ कि मैं आपको ये कहूँ कि ये d ऑर्बिटल स्प्लिट होके हुई है, अब ये d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है,
2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब ये लोअर डी टू हायर डी में जंप करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ जगह खाली है। पर आप ऐसा सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड हो, 10 कंप्लीटली फिल्ड हो, ये 10 कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये कैसे जंप करेगा? नहीं कर पाएगा। और जंप ही नहीं करेगा तो डी ट्रांजिशन ही नहीं होगी, और इसीलिए ये कंपाउंड कलरलेस है। आपने प्रैक्टिकल किया हो तो आपको जनरली ये कंपाउंड देते होंगे जिंक सल्फाइड, देखना वो वाइट कलर का था। और आपको कह दूं कि कलर कौन कौन नहीं देगा, जिसकी डी ऑर्बिटल, जिसकी डी ऑर्बिटल वैकेंट होगी। क्या होगी? वैकेंट होगी, या तो D10 होगी, वो लोग कभी कलर नहीं देंगे, वो वाइट हो गए। अगर आपको कोई पूछे Sc3+ कौन सा कलर देगा, कहे तो उसके के Sc+3 कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 4s2 3d1, और Sc+3 होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d0 4s0, तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन कहाँ से होगी? तो ये भी कौन सा देगा? कलरलेस। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट कौन नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम नहीं करेगा? अब देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, अभी आज ही मैंने कहा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम हाइड्राइड NaH, जिंक बोरोहाइड्राइड और डाइबोरेन। जिंक बोरोहाइड्राइड आपने शायद हाइड्रोबोरेशन नाम सुना होगा, B2H6, ये वाला नाम सुना होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और अंदर हाइड्रोजन डोनेट करते हैं। तो जो बोरेन हाइड्राइड है, बोराइड और डाइबोरेन, ये दोनों तो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये लोगों का काम ही क्या है? हाइड्रोजन डोनेट करना, मतलब रिएक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जब सोडियम हाइड्राइड है ना, वो सोडियम हाइड्राइड के अंदर Na++H- बावजूद भी ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये 1s2 है। अब जब इसी किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, सपोज ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो कार्बन की किस ऑर्बिट के साथ इसको ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी? 2p। और एक माना गया है कि ये वाला जो हाइड्राइड है उसकी 1s ऑर्बिट कार्बन की 2p ऑर्बिटल के साथ इतनी आसानी से ओवरलैपिंग नहीं कर पाता, और इसीलिए ये सोडियम हाइड्राइड जो है इज़ नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। चेक करना, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट में इसको नहीं शामिल करेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो, आपको यहाँ क्या बात करनी है, मैं ये कहूँ कि आप ये सोच लो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी है। अब कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं? तो ऑक्सीजन, तो 1s2 2s2 2p4, मतलब 2p के अंदर 1 2 3 और 4। फिर कौन है? नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, 2p3 मतलब हाफ फील्ड हो गई, है ना, हाफ फील्ड हो गई। फिर कौन है? कार्बन, 1s2 2s2 2p2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो, और कौन है? बोरोन, बोरोन मतलब Z=5, तो 1s2 2s2 2p1 अब है। अब देखो, आप सोचो कि यहाँ कौन सा ऐसा एलिमेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत दिक्कतें देगा, मतलब इसकी इजीली इलेक्ट्रॉन इसका डोनेशन नहीं होगा। तो देखो, ये क्या है? नाइट्रोजन के अंदर हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड का मतलब क्या होगा कि मोर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो क्या ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा? नहीं। तो इन सब के अंदर इसकी जो आईपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? हाईएस्ट होगी। और ऐसा आप सोचो तो ऑप्शन एक ही है, सी।
उसके बाद वाला भी मैं कह दूँ आपको। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 ऑक्सीजन, कार्बन के अंदर 2 और बोरॉन के अंदर 1। आपको शायद ये पता होगा कि बोरॉन पहले आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा और फिर ऑक्सीजन आएगा। इस तरफ जाओ तो साइज़ क्या होगी? साइज़ क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। और साइज़ डिक्रीज़ होगी तो न्यूक्लियस मोर टाइटली इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख सकता है, मतलब जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होगा। तो आप कहोगे सर तो सबसे छोटी साइज़ तो ऑक्सीजन, पर मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है पहले, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हाफ फील्ड है वो मोस्ट स्टेबल है, इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा। अब बाकी में कहीं हाफ फील्ड नहीं है, तो अब देखो साइज़, तो सबसे छोटी साइज़ किसकी है? ऑक्सीजन, इसीलिए उसके बाद ऑक्सीजन। अब कार्बन, तो ये कार्बन, इसके बाद बोरॉन, क्योंकि बोरॉन की साइज़ सबसे बड़ी होगी। ओके, तो इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ Fe3CO12, इसके अंदर क्या होगा? तो पहले आपको Fe का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैं आपको स्ट्रक्चर कह दूं, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ निकाला है इसका। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, FeCO, FeCO, Fe, 1 2 3 CO, 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 1 2 3 CO, 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 बराबर। 1 2 3 4 CO, 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 तो 3 6 3 9 3 12। ओके, तो इसके अंदर देखो, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा आंसर कि इसके अंदर ब्रीच वाले कितने हैं? ये ब्रीच है, ये भी ब्रीच है, बाकी सो ये तो टर्मिनल 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 टर्मिनल, तो 2 ब्रीच है, 2 ब्रीच CO। बाकी के सब क्या है इसके अंदर? टर्मिनल। और हो सके ना तो कहीं से इसके जितने स्ट्रक्चर मिले ना अलग अलग के, वो निकालना। मैं करता हूँ कोशिश, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, देखो इस टाइप के आते हैं बाकी के ढूंढना करना, मैं कर दूंगा, पर आप भी अगर फ्री हो तो करना और अब मेहनत बनाना। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और 10 दिन, बाकी या तो 7 दिन हो गए। हाँ, द सुपर एसिड्स आर यूजफुल एज, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर एसिड किससे कहते हैं। तो जिसकी एसिडिटी एसिडिटी मोर देन 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी एसिडिटी प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उससे भी ज़्यादा जिसकी एसिडिटी है उसे कहा जाता है सुपर एसिड। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है परक्लोरिक एसिड HClO4। इसकी एसिडिटी तो बहुत अच्छी है, और जितने भी ऐसे हैं ना वो सब के सब रिएक्ट एज ए कैटलिस्ट, रिएक्ट एज ए कैटलिस्ट। एसिडिटी ग्रेटर होगी वो सब के सब कैटलिस्ट। इसका एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लेना, एक और है मेरे पास H2FSbF6, और एक है FSO3HSbF5, ये भी है। तो जितने भी सुपर एसिड है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। आपके कॉलेज में शायद प्रैक्टिकल में आपने कहीं पर इसको यूज़ किया हो तो पता होगा।